की एक बैन अवी साजिश हुई, उसमें यहाँ मकामी जो ताकतें हैं उनके गठजोड़ से एक जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है पहले दिन से, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खुलकर शवाहिद सामने आएंगे। आज जो इस वेबसाइट पे एक दस्तावेज़ शाया हुई है, उसके हवाले से अब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बात करे, अपना अपना जो उनका जो झूठ है उसको माने, अपनाए, या इससे हटकर अगर कोई उनके पास सबूत है तो वो पेश करे। अलकादरी का जो फैसला है उसको जो है वो सलमान साहब ने चैलेंज कर दिया है कि 20 तारीख या 19 तारीख जो उन्होंने दी है चीफ जस्टिस साहब ने, वो मतलब कि सही तारीख नहीं है। जी ठीक बात है। देखिए, सलमान सफदर साहब का हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सज़ा मअतली की दरख्वास्तें थी उनको सुनना, उन पर फैसला करना, ये एक बुनियादी हक है इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का। ये हक छीना नहीं जा सकता। इस हक को छीना गया है। उस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए हमें वकालतनामे नहीं मिल रहे। खान साहब से हम जेल से वकालतनामे हासिल करना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल रहे ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो सलमान सफदर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक हमें वकालतनामे नहीं मिलेंगे हम इस अपील पे बहस नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा कि 3 दिन का अल्टीमेटम महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दिया गया था, और उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में इमरान खान के हवाले से, उनसे मुलाकात के हवाले से कोई पेशरफ ना हुई तो फिर जो कुछ होगा जिम्मेदार हुकूमत होगी। और साथ ही साथ सुहेल आफरीदी की जानिब से भी पिछले मंगल को अडियाला जेल के बाहर बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि अगले मंगल से पहले इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, अदरवाइज अगले हफ्ते फिर जो हम करेंगे वो देखिए अभी मीटिंग है हमारी। अब एक हफ्ता हो गया, अल्टीमेटम मुकम्मल हो गया है, तो अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए आज मीटिंग है, अचकज़ई साहब ने एक मीटिंग बुलाई हुई है तमाम जो हमारे इत्तेहाद के सरबराहान हैं उनकी। तो आज मीटिंग में गुफ्तगू होगी, उसके बाद देखते हैं मीटिंग में क्या क्या पेशरफ्त, किन किन चीज़ों पर गौर किया जाएगा। तमाम जो सूरत हाल है, और सबसे सर फहरिस्त खान साहब की असीरी, जो उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, जो जुल्म उन पर ढाया जा रहा है, ये सर फहरिस्त। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई साहब असेंबली की हद तक स्ट्रेटजी देंगे या फिर वो लॉन्ग मार्च या देखिए ये फैसला के हवाले से ये फैसला गुफ्तगू के बाद होगा, मुशावरत के बाद होगा। जो भी फैसला होगा आपके सामने। सुहेल आफरीदी अलग अपना देंगे लाएमल, और नहीं देखिए मरबूत लाएमल होगा। खान साहब ने ये इख्तियार और बल्कि ताकीद की है कि अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब, उनकी रहनुमाई में हमने आगे बढ़ना है। तो मिलकर मुशावरत से जो राय-अमल तय होगा उस पर अमल। यानी कल मंगल को कुछ खास अडियाला के बाद आप इंतजार कीजिए, आज शाम तक देखते हैं कि क्या फैसला। और ये भी खबरें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी होने जा रही है। इस हवाले से देखिए हम समझते हैं हर वो ताकत, हर वो जमात जो समझती है कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, चादर चार दीवारी का एहतराम होना चाहिए, उसको शामिल होना होगा, तारीखी अमल का हिस्सा बनना होगा। ये अमल जो है इस मुल्क की, मैं समझता हूँ शराफत की बका का अमल है। हम सबको इसमें शामिल होना है। अगर फजलुर रहमान साहब अपना हिस्सा डालना चाहते हैं मौलाना, तो जरूर। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बनने की ऑफर की गई है, ये खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही है। पीटीआई इसके हक में है, पीटीआई सपोर्ट करेगी ये फैसला मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर नामजद करने के हवाले से? देखिए ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये ऑफर दी है महमूद, मेरे इल्म में नहीं है, ये आपने बात की है, मैं खबरें चल रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। एक छोटा सा सवाल है मेरा कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया प्रेसिडेंट गौर के दफ्तर के बाहर और कार के बाहर। देखिए हमें टिकट नहीं दिए जा रहे, इग्नोर किया जा रहा है और नए आदमी लाए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए हमारा पीटीआई का एक आइन है, उसके तहत जो सूबे हैं या जो रीजन्स हैं, आज़ाद कश्मीर उसमें शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, वहाँ के जो सदूर हैं उनको इख्तियारात दिए गए हैं। मुशावरत वो करते हैं कि वो पार्लिमानी बोर्ड बनाएं, उस पार्लिमानी बोर्ड में टिकट देनी है। ये होता है जब भी इलेक्शन आता है, कुछ लोगों को टिकट मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते, हमेशा खफकी होती है। अच्छा, तो ये एक मामूल की बात है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान पैर दर पे मुलाकातें हो रही हैं, गवर्नर केपी के और सुहेल आफरीदी की भी मुलाकातें हो रही हैं, बड़े खुशगवार विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त। तो क्या कोई इत्तेहाद होने जा रहा है या कोई बैकडोर मामला? नहीं, ये कबल अज़ वक्त है, ये कबल अज़ वक्त है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वाक़ियतन ये समझती है कि इस मुल्क में एक ऐसी तरमीम लाई जा रही है जिससे सूबों के हुकूक मुतासर होंगे, जिससे इस मुल्क में जबर जो है उसको इस्तेहकाम मिलेगा, नौजवानों के जमहूरी हुकूक जो हैं उनको सल्ब किया जाएगा, मैं समझता हूँ उनका फ़र्ज़ है, अगर वो अपने माजी से कुछ भी कोई ताल्लुक़ रखते हैं या अपने उन नारों से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी बुनियाद पे वो उठे थे, तो आज वक्त है कि वो खड़े हों पाकिस्तान की आवाम के साथ। पीटीआई आज खड़ी है पाकिस्तान की आवाम के साथ, और जो कोई भी अपने
नारों का मान रखना चाहता है, अगर नारों से बढ़ के कुछ करना चाहता है तो उसको इस अमल में शामिल होना होगा। जो एतमाद का वोट है वो कहा जा सकता है हुकूमत को लेने के लिए आने वाले दिनों में देखिए अदम सब एतमाद कुछ की कोई ये तहरीक सब लाने कुछ जा रही है अपोजिशन नहीं, पार्टी। ये सब कुछ कबल अज़ वक्त है। अभी हमारे सामने कोई वाज़ेह बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी का या और जमातों का क्या रवैया होगा। अपने हुकूक के लिए, इस फितरे के हुकूक के लिए, उन हुकूक के लिए जो बतौर इंसान उनका हक है, तो यहाँ हमेशा कोशिश की जाती है कि अवाम को दबाया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। यही कुछ अप्रैल 2022 में हुआ। हुकूमत अगर इनकार कर सकती है तो इनकार करे ड्रॉप साइट पे शाया होने वाले साइफर का, कहे कि ये नहीं है, लेकिन इनकी मजाल नहीं कि ये सच को फिर झूठ कहें। इनका झूठ बहुत हो चुका। अब ये अपने झूठ से इतना खाइफ हैं कि ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नौजवानों से वोट छीन लिया जाए। बात की जा रही है कि वोट की उम्र जो है 18 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। ऐसा नहीं होने देंगे पाकिस्तान के नौजवान। पाकिस्तान के नौजवान शऊर रखते हैं। तमाम दुनिया में वोट की उम्र को कम किया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा। दुनिया के तमाम ममालिक तकरीबन एक दो को छोड़कर वोटिंग की उम्र 18 साल मुकर्रर कर चुके हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि वोटिंग की उम्र 16 साल होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए, क्योंकि नौजवानों में शऊर बढ़ चुका है। नौजवान अपना अच्छा बुरा जानते हैं। तो ये कहना कि इस मुल्क की 30% आबादी से वोट छीन लिया जाएगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज हम खड़े हैं, झूठ फरेब धौंस की यलगार है। बच्चों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। वोडियाला के बाहर हो या कहीं और हो, जहां चंद लोग अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, निकलते हैं, इस धरती पर चलते हैं जो एक आजाद धरती है। हमें बताया गया था कि 1947 में हम आजाद हो गए। इस आजाद धरती पे चलना आज एक जुर्म है। हर हफ्ते हमारे 20 नौजवानों को मारा पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। आज सुबह से मैं अपने वकला दोस्तों के साथ गुफ्तगू में मशगूल हूँ, पूछ रहा हूँ मुख्तलिफ अपने दोस्तों के हवाले से जिनको उठाया गया, किसी को 1 हफ्ता पहले, किसी को 2 हफ्ते पहले, किसी को 40 दिन पहले, जो गुम हैं, जिनके बारे में हमें इतलात नहीं है। कहीं किसी को पेश किया जाता है, उसका रिमांड मांगा जाता है, उसको फिर गायब कर दिया जाता है। तो एक जबर का अमल है जो जारी है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तैद है, खड़ी है। हम हर सतह पे इसके खिलाफ सीना सपर है और ये रहेगा अमल जारी। और आप देखेंगे पाकिस्तान की अवाम अपने फैसले खुद करेगी। जब अदालतें बंद नजर आएंगी, जब पार्लियामान पे डाका होगा, जब बैन अल-अक़वामी साजिशें होंगी, तो पाकिस्तान के लोग, आप, मैं, हम सब अपना फैसला करेंगे। अदालतें बंद रही, पार्लियामान इसी तरह कैद रही, तो फिर ये फैसले आपको और मुझे सड़कों पे ही करना होंगे। कोई खाइफ नहीं है, कोई डरता नहीं है, हम में से कोई डरपोक नहीं है, कोई जेल से नहीं डरता। हम इस निज़ाम के सामने खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है। आज जो मईशत की हालत है वो झगड़ा साहब अभी बयान करेंगे। जिस तरह पेट्रोल में कीमतों के इजाफे को इस्तेमाल किया गया अवाम का खून चूसने के लिए, पूरे खित्ते से ज्यादा इस मुल्क में तेल की कीमतों को बढ़ाया गया। और ये हमेशा होता है, बहाना ढूंढा जाता है अवाम पे बोझ डालने का। और इसीलिए है कि ये हुकूमत अपने आप को जवाबदेह नहीं समझती। ये एक मसनूई हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज आईनी तरमीम की बात हो रही है कि सूबों से उनके हुकूक छीन लिए जाएंगे, जो हुकूक 18वीं तरमीम के जरिए मिले। ये वजारत जो है वापस विफाक को दे दी जाएगी, वो तालीम की वजारत हो या वो दीगर वजारतें हों। सूबों से पैसा छीन लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सूबों का बजट कम हो जाएगा। आप जानते हैं सूबे सेहत के हवाले से खर्चा करते हैं, सूबे तालीम के हवाले से खर्चा करते हैं। सूबों का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करना। ये तमाम खर्चे जब सूबों से छीन लिए जाएंगे और वफाकी हुकूमत की जो बेजा अखराजात है उन पर खर्च होंगे, तो पाकिस्तान की अवाम एक बार फिर पीछे रह जाएगी तालीम में, सेहत में। तो ये वो मामलात हैं जिनके लिए हमने खड़े रहना है, हमने आवाज़ बुलंद करते रहना है। मेरे साथ आज असद कैसर साहब मौजूद हैं, तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, ये तफसीली बात करेंगे। असद कैसर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी जनरल साहब ने
یقیناً آپ کے سامنے اپنا نظر رکھا. دیکھیے پاس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اگلے 2 دن جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی نے ایک وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر منگل کے روز تک عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے بعد ایک اگریسو موڈ کے ساتھ جو سہیل افریدی اور تحریک انصاف ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے گی. اب ظاہر ہے سارا جو پارٹ آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی پلان صدیق جان صاحب کیا کر رہے ہیں. کیا وہ اڈیالہ جیل آ کر بیٹھ جائیں گے، اڈیالہ جیل سے پہلے کوئی ناکہ بندی کریں گے، یا پھر کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے یا خیبر پختونخوا بند ہو جائے. کیا چل رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی نہ تو لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، نہ ابھی کے پی بند کرنے کا اعلان ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ غلط ایک پرسیپشن ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ منگل کو سہیل افریدی اور ان کے ایم پی ایس اور ان کے ساتھ لوگ آئیں گے تو منگل سے شاید کوئی غیر معینہ مدت کے لیے کوئی دھرنے ہی اسٹارٹ کر دیں اڈیالہ کے باہر. ایسا نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں اس وقت نا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، لوگوں کو کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ایک مایوسی ہے، لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں رہا اور بہت زیادہ مخالفت ہے. سوشل میڈیا بھی اس طرح سے ساتھ نہیں کھڑا، ان کو بھی اعتماد نہیں ہے. تو تحریک انصاف کو کم از کم 1 مہینہ لگے گا ایکٹیویٹیز کر کے اس اعتماد کی بحالی میں. میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ صرف منگل سے لے کے اور آج سیٹرڈے گزر گیا ہے تو آج کے دن تک اگر آپ گنے تو 20 سے 25 ایکٹیویٹیز تحریک انصاف اور تحریک تفضل پاکستان کر چکے ہیں، لیکن اس کی وہ آپ کو کوریج سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اب لیڈرشپ پہ اعتماد اس طرح سے نہیں کرتا. تو اب ان کو مومنٹم بنانے میں ٹائم لگے گا. پہلے ان کو مومنٹم بنانا پڑے گا، اپنے اعتماد دلانا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ اب کوشش کر رہے ہیں. اور منگل کی جہاں تک بات ہے اس میں سہیل افریدی ابھی تک کا جو پلان جو میرے علم میں تبدیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. اور ان کا ایک یہ ہے بھی صحیح کہ شاید وہ دکھائیں دائیں ماریں بائیں، بتائیں کچھ کریں کچھ، اس طرح کے بھی اطلاعات تو ہیں. لیکن اب تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ پشاور سے روانہ ہوں گے، راستے میں ایم پی ایز ان کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، لوگ ہوں گے، اور ایک دم وہ چیزوں کو پیک پہ نہیں لے کر جائیں گے. یعنی اس بار وہ شاید کم تعداد یعنی ٹاسک کم دیں ہر ایم پی او کو کہ آپ نے اتنے کارکن لانے ہیں، اور تاکہ نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اور دیر بعد لے کر چلیں. ایک دیکھیں یہ لڑائی لمبی ہے نا، اتنی لمبی نہیں ہے لیکن لمبی تو ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ ایک سسٹینیبل چیزیں کریں گے. اچھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں پلان ہو رہی ہیں کہ ادھر کیا کرنا ہے. اس کے حوالے سے وکلا سے جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں. حامد خان صاحب پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ حامد خان صاحب ہی انہوں نے جو ہے وہ نامزد کے امیدوار بار کونسلز بار ایسوسیشنز کے مین انہوں نے اناؤنس کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے آئی ایل ایف کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ بیٹھیں حامد خان صاحب کے ساتھ اور ان کو فیصلہ کرنے دیں. اب حامد خان صاحب نے جن کو نامزد کیا تھا ان میں سے جو عہدوں پر ہیں وہ موسٹلی آئی ایل ایف کے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ضرور ہیں. تو وہ حامد خان صاحب کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں، ان کے حکم پہ چلتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کو جسے کہتے ہیں منہ ہی نہیں لگاتے، آئی ایل ایف کو منہ ہی نہیں لگاتے، بھائی تمہارا کیا لینا دینا، ہمیں حامد خان صاحب کہیں. حامد خان صاحب کہتے نہیں ہیں. اب ان پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو سہیل افریدی اور باقی جو ہیں وہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ منگل کو کتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے، اور ساتھ عدالتوں پر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. اسمبلی کے حوالے سے محمود حسن چغیری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ سوموار سے ہم اسمبلی کے اجلاس نہیں چلنے دیں گے. اور ایک ایسے ٹائم کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب حکومت بہت ہی زیادہ ہر حوالے سے پھنسی ہوئی ہے، انٹرنلی بھی، ایکسٹرنلی بھی، ریجنل بھی، بارڈرز کے اوپر بھی، انٹرنیشنلی بھی چیزیں ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑا تو معیشت ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ 300-400 ارب کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، غربت، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، انسرٹینٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، تاجر سڑکوں پر نکلے تو حکومت کو نوٹیفیکیشن واپس لینے پڑے. تو اس ساری صورتحال کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ بڑا ہی ایک حکومت بڑی کمزور وکٹ کے اوپر ہے. اگر تحریک انصاف نے مزاحمت شروع کر دی تو اس حکومت کے لیے خاصی پریشان کن صورتحال بن جائے گی. میں یہ 2 بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ میری انفارمیشن یہی ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک تفضل پاکستان کو اپروچ کیا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ منگل کو آپ کوئی بڑا پاور شو نہ کریں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تھریٹس ہیں، تھریٹ الرٹس ہیں، خدا نہ خاصہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے دہشت گردی کا، تو آپ یہ کام نہ کریں. ان کو دھمکایا بھی جا رہا ہے، ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے. اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کر دیں. فیملی کی جو ایک جسے کہتے ہیں جو ان کی عمران خان صاحب کی فیملی کی کا جو مطالبہ ہے. تو چیزیں یہ دیکھیں
तहरीक इंसाफ इस मोमेंटम को कहाँ तक लेकर जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, इसको आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब आप किसी भी मौके पे जाके तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज हो जाए, पीछे हट जाए, आपको तो अभी नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन ये जरूर है इस वक्त तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी अच्छा तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की। अच्छा देखें ना, मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन का एक अहम नाम है। वो भी जिस तरह से आप देखें कराची में जाके वो मुलाकातें कर रहे हैं, पीर पगारा से उन्होंने मुलाकात की, आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब वगैरह की मुलाकात हुई। जो कारकुनान तहरीक इंसाफ के बरी हुए हैं मेरे ख्याल में 9 मई के केसेस के अंदर, मौलाना फजल रहमान उनके घर भी गए हैं कराची के अंदर। अच्छा,